सारे सीरीज़ के आज एपिसोड आएंगे, चारों सीरीज़ के, और बाकी सीरीज़ के भी आते रहेंगे एपिसोड। कभी कभार मिसिंग होता है, मैक्सिमम टाइम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और नई सीरीज़ भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नई सीरीज़ अभी नहीं आई है तो इसी हफ्ते में या फिर नेक्स्ट वीक तक ज़रूर दे दूँगा, और ये भी सारी सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ अपलोड करूँगा। गंगा ने थोड़ा सोचने का नाटक किया और फिर गंभीर चेहरे के साथ शरद से कहा, सीनियर, मैंने इस कल्टीवेशन टेक्निक को एक पत्थर की दीवार पर देखा था और याद कर लिया। अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं इसे एक स्पिरिट टैबलेट पर अंकित करके आपको दे सकता हूँ। शरद ने बिना ज्यादा सोचे सिर हिला दिया। ठीक है। गंगा ने तुरंत एक फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाला और रिटर्निंग टू द गॉड्स टेक्निक को उसमें अंकित करना शुरू किया। इमॉर्टल डेमन मैजिकल कैनन में मौजूद टेक्निक्स पर मास्टर के की टिप्पणियां थीं, जिससे गंगा आसानी से जरूरी हिस्सों को पहचान पा रहा था। उसने पूरी टेक्निक नहीं लिखी, सिर्फ पहला आधा हिस्सा ही अंकित किया, और उसमें भी कुछ छोटे मोटे विवरण और गैर जरूरी बातें जानबूझकर छोड़ दी। इस तरह ये टेक्निक अधूरी दिखाई दे रही थी ताकि शरद को शक न हो, लेकिन असल में यह अधूरा हिस्सा भी इतना शक्तिशाली था कि शरद की डिवाइन सोल को निखारने और उसे वॉइड रेल्म के लेट स्टेज तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। जब इंस्क्रिप्शन पूरा हुआ, गंगा ने स्पिरिट टैबलेट उसे देते हुए कहा, सीनियर, कृपया देखिए। शरद ने टैबलेट लिया, उसमें अपनी ट्रू एसेंस डाली, और तुरंत ही उसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलकर हवा में शब्दों के रूप में प्रकट हो गई। शुरुआत में उसने बस सामान्य नज़र से देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पहले पैराग्राफ पर पड़ी, वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया, आंखों में चमक आ गई, और वह एक एक शब्द ध्यान से पढ़ने लगा। समय बीतता गया, कभी उसका चेहरा गंभीर हो जाता, कभी उत्साहित, कभी उलझन में, जैसे वह किसी गहरे रहस्य में डूब गया हो। वह लगातार 2 घंटे तक उसी टेक्स्ट को पढ़ता रहा, और हर पंक्ति को कई बार दोहराता रहा। गंगा चुपचाप एक तरफ खड़ा था। उसे साफ समझ आ गया, उसका उद्देश्य पूरा होने वाला है। आखिरकार शरद ने गहरी सांस ली और नजरें हटाईं। गंगा आगे बढ़ा और पूछा, सीनियर, क्या ये डिवाइन सेंस कल्टिवेशन टेक्निक है? शरद ने सिर हिलाया। तुम बहुत भाग्यशाली हो। ये सच में डिवाइन सेंस की कल्टिवेशन टेक्निक है। भले ही यह अधूरी है, लेकिन इसका पहला हिस्सा पूरी तरह उपयोगी है। उसकी आंखों में उत्साह था। ये टेक्निक खास तौर पर डिवाइन सोल को मजबूत करने के लिए है। अगर मैं इसे साध लूं, तो मेरी आत्मा की सीमा टूट जाएगी, और मैं वॉइड रेल्म के लेट स्टेज में प्रवेश कर सकता हूं। गंगा ने तुरंत खुशी जताई। ये तो बहुत अच्छी बात है, सीनियर। शरद अब पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। उसने गंगा की ओर देखा, अब उसके मन में उसके लिए सम्मान था। लेकिन साथ ही उसके मन में एक लालसा भी उठी, क्या इसका दूसरा हिस्सा भी मिल सकता है? उसने पूछा, ये टेक्निक तुम्हें कहाँ मिली? क्या इसका दूसरा भाग भी है? गंगा ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मैंने इसे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के एक एंशंट मकबरे में पाया था। दीवार पर लिखा था, लेकिन बहुत कुछ टूटा हुआ था। दूसरी दीवार, जिसमें शायद बाकी हिस्सा था, पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। शरद ने अफसोस से सिर हिलाया। अगर मुझे पूरा मैनुअल मिल जाता, तो शायद इस जीवन में अनडाइंग रेल्म तक पहुंचने का मौका मिल सकता था। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने खुद को संभाला और बोला, यंग मैन, मैं 100 साल से इस बॉटल नेक में फंसा हूँ। तुमने मुझे उम्मीद दी है, तुम्हारा एहसान मैं कैसे टाल सकता हूँ? उसने दृढ़ स्वर में कहा, 4 दिन बाद क्लैन मीटिंग में मैं जरूर आऊंगा, और पूरी ताकत से सूरज का समर्थन करूंगा। अगर वीर कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, तो मैं उसे रोकूंगा। गंगा ने झुककर कहा, सीनियर, आपका बहुत धन्यवाद। शरद मुस्कुराया, वनीटा बहुत भाग्यशाली है कि उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। लेकिन तुमने उसके लिए इतनी कीमती टेक्निक दे दी, क्या तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ और भाव नहीं है? गंगा थोड़ा असहज होकर हंसा, सीनियर, हम बस अच्छे दोस्त हैं। शरद ने हंसते हुए कहा, अगर तुम चाहो, तो मैं तुम्हारा रिश्ता तय करवा सकता हूँ। गंगा ने तुरंत विषय बदल दिया, सीनियर, अभी क्लैन मीटिंग ज्यादा जरूरी है। फिर उसने गंभीर होकर कहा, और एक बात, ये टेक्निक बहुत दुर्लभ है। अगर यह बात बाहर गई, तो परेशानी हो सकती है। शरद ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, ये बात हमारे बीच ही रहेगी। गंगा उठ गया, तो मैं अब चलता हूँ, सीनियर।
जाओ, शरद ने मुस्कुराते हुए कहा। गंगा झोपड़ी से बाहर निकल गया और मन ही मन सोचने लगा। अजीब किस्मत है, हरी बनकर गया तो शैलेश शादी करवाना चाहता था, अब असली रूप में हूं तो शरद। मास्टर की आवाज आई, कम लड़कियों में उलझोगे तो ऐसा नहीं होगा। शहर लौटकर गंगा सीधे शी रेजिडेंस गया। इस बार भी शैलेश रास्ते में मिला, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं हुई। गार्ड्स उसे सीधे विनीता के कोर्टयार्ड में ले गए। गंगा ने अंदर जाकर कहा, वनीता, काम हो गया। शरद क्लैन मीटिंग में तुम्हारे पिता का समर्थन करेगा। सच में? विनीता तुरंत खड़ी हो गई। उसकी आंखों में विश्वास नहीं था। वो और उसके पिता कई बार गए थे, हर बार शरद ने मना कर दिया था। और गंगा सिर्फ एक बार में सफल हो गया। उसने उत्सुकता से पूछा, तुमने आखिर कहा क्या? गंगा मुस्कुराया, यह एक सीक्रेट है। विनीता ने नाराज होकर मुंह फेर लिया, ठीक है, मत बताओ। उसका गुस्सा भी बेहद प्यारा लग रहा था। गंगा कुछ कहने ही वाला था कि बाहर से कदमों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, एक गरिमा में मध्यवयस्क व्यक्ति अंदर आ रहा था। उसकी प्रेजेंस बेहद प्रभावशाली थी और उसकी कल्टिवेशन अर्ली स्टेज वॉइड रेल्म में थी। गंगा समझ गया, ये सूरज है। फादर। विनीता खुशी से बाहर गई, क्या हुआ? क्या खबर है? सूरज का चेहरा बेहद गंभीर था, जैसे वह किसी बहुत बड़ी परेशानी में फंसा हुआ हो। उसने विनीता की ओर देखा, फिर धीरे धीरे अंदर हॉल में गया और बोला, वनीता, इस बार की बात, हाय। लेकिन उसकी नज़र अचानक गंगा पर पड़ी और वह वहीं रुक गया। उसने अपनी बेटी की ओर सवालिया नज़र से देखा। विनीता ने नज़रें चुरा लीं, जो कि उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। सूरज अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता था। वह हमेशा आत्मविश्वासी और संतुलित रहती थी, लेकिन आज वह थोड़ी शर्मीली लग रही थी। वो कुछ पूछता, उससे पहले ही विनीता ने खुद को संभाला और कहा, फादर, ये मेरे दोस्त हैं, गंगा। गंगा ने तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर कहा, अंकल, प्रणाम। सूरज ने सिर हिलाया, ठीक है, बैठो। वह सहज था, लेकिन उसकी चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई थी। फिर उसने वही बात जारी रखी जो वह पहले कह रहा था, इस बार मैं दूसरे 9 बड़े चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के पास गया था, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। कुछ छोटे डील्स हुए, लेकिन उससे स्थिति नहीं बदलेगी। उसने गहरी सांस ली और बोला, जहां तक क्लैन मीटिंग में मदद मांगने की बात है, उन्होंने साफ तौर पर टाल दिया। वे हमारे फैमिली डिस्प्यूट में शामिल नहीं होना चाहते। सच कहूं तो शायद वे चाहते ही हैं कि चेंबर ऑफ कॉमर्स कमजोर हो जाए। उसने कड़वाहट से कहा, शवाराज जैसे आदमी को संभालना आसान है। मेरे मुकाबले में वह उनके लिए बेहतर है। कुछ पल चुप रहकर उसने कहा, लगता है इस बार मुझे पद छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अफसोस, हमारे देसाई फैमिली की हजारों साल की नींव उस निकम्मे शिवाराज के हाथ में जाकर बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर गंगा को समझ आ गया, सूरज पूरी तरह मजबूर हो चुका था। तभी विनीता मुस्कुराई और बोली, फादर, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सूरज ने कड़वी हंसी के साथ कहा, मुझे सब पता है। जब तक कोई वॉइड रेल्म का एक्सपर्ट मेरा समर्थन न करे, कुछ नहीं बदल सकता। विनीता ने तुरंत कहा, इस बार आपको सिर्फ वॉइड रेल्म एक्सपर्ट ही नहीं, एंसेस्टर का भी समर्थन मिलेगा। क्या? सूरज पूरी तरह चौंक गया। ये कैसे संभव है? हम कई बार गए, लेकिन उन्होंने हमेशा मना कर दिया। विनीता ने गंगा की ओर इशारा किया, इन्होंने उन्हें मना लिया। सूरज ने गंगा को ध्यान से देखा, अब उसकी नज़रों में सम्मान था। वह आगे बढ़ा और बोला, थैंक यू, लिटिल, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर उसने पूछा, लेकिन तुमने उन्हें कैसे मनाया? गंगा मुस्कुराया, अंकल, यह एक सीक्रेट है। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सूरज ने सिर हिलाया। अगर यह शरद की इच्छा थी, तो वह ज्यादा नहीं पूछ सकता था। उसने तुरंत गंगा को बाहर ले जाकर कहा, आज तुम्हारे साथ अच्छे से बैठकर पीते हैं। गंगा मना नहीं कर सका। बगीचे में ही खाने पीने का इंतजाम हुआ। विनीता भी साथ बैठ गई। सूरज ने शराब पीते हुए धीरे धीरे गंगा के बारे में पूछताछ करनी शुरू की। गंगा ज्यादा नहीं बोला, लेकिन विनीता ने उसकी पहचान खोल दी। जब सूरज को पता चला कि यही वही गंगा है, जिसने हाल ही में कई बड़े कारनामे किए हैं, तो वह सच में हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का साधारण नहीं है।
शाम के बाद जब गंगा चला गया, सूरज ने मुस्कुराते हुए विनीता से पूछा, तुम्हें गंगा कैसा लगता है? विनीता ने तुरंत समझ लिया कि वह क्या कहना चाहता है। उसने आंखें घुमाई, सीधे सीधे बोलिए ना। सूरज हंस पड़ा, वह बहुत प्रतिभाशाली है। अगर वह आगे बढ़ता रहा, तो ब्लैक स्टार के टॉप एक्सपर्ट्स में शामिल हो सकता है, शायद 3 फेजेस रेल्म तक भी पहुंच जाए। फिर उसने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लड़का पसंद नहीं आएगा? विनीता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अभी मैं सिर्फ चेंबर ऑफ कॉमर्स को संभालना चाहती हूँ, बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचा। सूरज ने कहा, कुछ बातें सोचना पड़ती हैं, चाहे तुम चाहो या नहीं। विनीता नाराज होकर उठ गई, मैं आपसे बात नहीं कर रही। सूरज मुस्कुराया, लेकिन जाते जाते उसने गंभीर स्वर में कहा, गंगा ने रॉयल फैमिली को नाराज किया है, उसका भविष्य आसान नहीं होगा। अगर तुम उसे चुनती हो, तो तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा, लेकिन अगर तुम उसे चुनोई, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। विनीता रुक गई, उसने मुड़कर कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगले 4 दिन गंगा ने मोस्टली कल्टिवेशन में बिताए, बीच बीच में वो विनीता से भी मिलता रहा। और फिर वो दिन आ गया, देसाई फैमिली क्लैन मीटिंग का दिन। सुबह सुबह गंगा ने फिर से हरी का रूप धारण किया और शैलेश की गाड़ी का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में एक शानदार कैरेज इनके बाहर आकर रुकी। कोचमैन ने सम्मान से बुलाया, गंगा अंदर गया, और जैसे ही उसने पर्दा उठाया, अंदर पहले से ही गिनी बैठी हुई थी, हवा में हल्की खुशबू थी। गंगा तुरंत समझ गया, ये गवाह बनेगी, ये साबित करने के लिए कि मैं और विनीता साथ थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस और नमस्ते। गिनी ने उसे घमंड से देखा। अब वह खुद को शैलेश की खास मानती थी। उसके लिए गंगा बस एक मोहरा था। बैठो, उसने ठंडे स्वर में कहा। गंगा बिना कुछ बोले बैठ गया। थोड़ी देर बाद कैरेज देसाई फैमिली के पीछे के गेट से अंदर गई। दोनों नीचे उतरे ही थे कि एक आदमी उनके पास आया। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम गिनी और हरी हो? हाँ, दोनों ने जवाब दिया। वह आदमी मुड़ा और बोला, मेरा नाम मिंटू है। थर्ड ब्रदर शैलेश ने मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। मेरे पीछे आओ। गंगा और गिनी मिंटू के पीछे पीछे आगे बढ़ते रहे। देसाई फैमिली का इलाका कई छोटे छोटे कॉर्टयार्ड्स में बंटा हुआ था, और गंगा यहाँ पहले बहुत कम जगहों पर आया था, इसलिए आसपास का माहौल उसे काफी अनजान लग रहा था। दूसरी ओर गिनी की आंखों में चमक थी। वह चारों ओर फैली भव्य इमारतों को देख रही थी, मानो अपने मन में ये कल्पना कर रही हो कि एक दिन वह खुद इस जगह की मालकिन बनेगी, जहां हर कोई उसके सामने सिर झुकाएगा। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर मिंटू के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, ब्रदर वे, यंग मास्टर के कहाँ हैं? अभी तक दिखे नहीं। मिंटू ने उसकी ओर देखा तक नहीं, बस ठंडे स्वर में कहा, क्लैन मीटिंग शुरू होने वाली है। थर्ड ब्रदर के पास बहुत काम है, उसे तुमसे मिलने की फुर्सत नहीं है। उसके इस रूखे व्यवहार से गिनी के मन में गुस्सा भर गया, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तो हम अब कहाँ जा रहे हैं? काउंसिल हॉल, मिंटू ने छोटा सा जवाब दिया। कुछ ही देर में वे एक विशाल स्क्वायर में पहुंच गए। यह मैदान इतना बड़ा था कि लगभग 3 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर था। वहां पहले से ही बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, धीमी आवाज में आने वाली क्लैन मीटिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे। स्क्वायर के सामने एक भव्य हॉल था, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, हॉल ऑफ डिलिबरेशन। मिंटू एक कोने में रुक गया और बोला, तुम दोनों यहीं इंतजार करो। जब थर्ड ब्रदर बुलाएं, तभी जाना। और ध्यान रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गिनी ने भौहें सिकोड़कर पूछा, हम अंदर नहीं जाएंगे? मिंटू ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, काउंसिल हॉल में सिर्फ क्लैन के उच्च सदस्य ही जा सकते हैं। तुम्हारी क्या औकात है जो अंदर जाने की सोच रही हो? ये सुनकर गिनी का चेहरा बिगड़ गया। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्या यंग मास्टर के ने नहीं बताया कि मैं उनकी वुमन हूँ? मिंटू ने उसे सिर से पांव तक देखा और ठंडी हंसी हंसी, पहले आईना देखो, अपनी हैसियत पहचानो। क्या तुम्हें लगता है कि थर्ड ब्रदर के साथ एक रात बिताने से तुम फीनिक्स बन जाओगी? तुम? गिनी गुस्से से कांप उठी, लेकिन बोल नहीं पाई। मिंटू ने और चोट करते हुए कहा, थर्ड ब्रदर ने कहा है, कोई बेवकूफ़ी मत करना, खासकर उनकी मिस्ट्रेस बनने के सपने, वरना। वह बात अधूरी छोड़कर तिरस्कार से मुस्कुराया और चला गया।
हालांकि काउंसिल हॉल के बाहर पहुंचकर वो खुद भी रुक गया, क्योंकि उसकी हैसियत भी इतनी नहीं थी कि वह अंदर जा सके। गिनी अपमान से जल रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह समझ गई कि शैलेश ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया है। गंगा ये सब देख रहा था और मन ही मन हंस रहा था। शैलेश सच में मूर्ख है, अभी कुछ हासिल भी नहीं किया और अपने ही मोहरे को नाराज कर दिया। ये औरत आगे चलकर उसके लिए मुसीबत बनेगी। गंगा ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और काउंसिल हॉल की ओर देखने लगा। हालांकि स्क्वायर में खड़े लोग अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन हॉल के दरवाजे खुले थे, अंदर की सारी बातें बाहर से सुनी और देखी जा सकती थीं। अभी हॉल खाली था, ऊपरी लोग अभी आए नहीं थे। तभी अचानक भीड़ में हलचल हुई, यंग मास्टर के आ गए। गंगा ने देखा शैलेश पीछे से आता हुआ दिखाई दिया। लोग तुरंत रास्ता छोड़ने लगे। शैलेश मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ रहा था, जैसे वह पहले से ही इस जगह का मालिक हो। रास्ते में वह लोगों से मिल रहा था, सिर हिला रहा था, पूरी तरह एक नेता की तरह व्यवहार कर रहा था। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। शवाराज के पास एंसेस्टर वीर का समर्थन है और आर्यमन भी है, लगता है वे जीतेंगे। लेकिन शवाराज कैसे लीडर बन सकता है? उसमें न क्षमता है, न दिमाग। हम क्या कर सकते हैं? फैसला तो ऊपर वाले करेंगे। अगर प्रोसीजर से फैसला हुआ, तो कोई उसे बदल नहीं सकता। इसी बीच दूसरी तरफ से आवाज आई, क्यों? थर्ड अंकल में क्या कमी है? सूरज के हाथ में चेंबर पहले ही खराब हो चुका है। अगर हिम्मत है तो सामने आओ। और देखते ही देखते बहस झगड़े में बदल गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, गालियां देने लगे। अगर शवाराज बीच में ना पड़ता, तो चेंबर ऐसी हालत में नहीं होता। सबूत है तुम्हारे पास, तुम मुझे झूठा कह रहे हो। आज जा, लड़ लेते हैं। पूरा स्क्वायर मानो युद्ध भूमि बन गया। गंगा ने ध्यान से देखा, लगभग 70% लोग सूरज का समर्थन कर रहे थे। लेकिन वह जानता था ये संख्या मायने नहीं रखती, फैसला ऊपर बैठे कुछ लोग ही करेंगे। जैसे जैसे माहौल बिगड़ता गया, शैलेश का चेहरा काला पड़ गया। वो खुद इतनी ताकत नहीं रखता था कि भीड़ को नियंत्रित कर सके, इसलिए जल्दी से हॉल के अंदर चला गया। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, चुप हो जाओ सब। यह आवाज बिजली की तरह गूंजी, साथ ही एक भयंकर ऑरा फैल गया जिससे सभी लोग कांप उठे। सब तुरंत शांत हो गए। गंगा ने पीछे मुड़कर देखा, सूरज आ रहा था। उसके पीछे विनीता और कुछ सोल कंडेंसेशन रेल्म के एक्सपर्ट्स थे, उसके लॉयल लोग। सूरज की आंखें ठंडी थीं। उसने पूरे स्क्वायर पर नजर डाली और कहा, क्लैन मीटिंग शुरू होने वाली है और तुम लोग यहाँ तमाशा कर रहे हो। उसने कड़क आवाज में कहा, अब से कोई भी शोर करेगा, उसे तुरंत बंद कर दिया जाएगा। और अगर किसी ने अपने ही क्लैन मेंबर पर हाथ उठाया तो मैं खुद उसे खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए वह आगे बढ़ा। भीड़ अपने आप रास्ता छोड़ती गई। हर कोई सिर झुकाकर खड़ा हो गया, कोई उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सूरज की प्रेजेंस ही ऐसी थी कि पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सूरज के पीछे चलते हुए विनीता ने स्क्वायर में चारों ओर नजर दौड़ाई और भीड़ में गंगा को ढूंढने लगी। कुछ ही देर में उसकी नजर एक कोने में खड़े हरी बने गंगा पर पड़ गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने धीमे से सिर हिलाकर इशारा किया। गंगा ने भी हल्की मुस्कान के साथ टेलीपैथी के जरिए जवाब दिया, चिंता मत करो। दोनों के बीच ये छोटा सा संवाद चल ही रहा था कि अचानक स्क्वायर के बाईं ओर से एक व्यंग्य भरी आवाज गूंजी। ब्रदर, क्लैन मीटिंग में लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं ताकि खुलकर बात कर सकें। अगर आप सबको चुप रहने को कहेंगे, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाना नहीं हुआ? लगता है आप हेड ऑफ द फैमिली के रूप में अच्छा काम नहीं कर रहे। इस आवाज ने पूरे स्क्वायर की खामोशी तोड़ दी। सबकी नजरें तुरंत उस दिशा में घूम गईं। किसी ने सीधे फैमिली हेड सूरज को चुनौती दी थी। ये साफ तौर पर उसकी अथॉरिटी के खिलाफ था। भीड़ में से आवाज आई, थर्ड अंकल, शवाराज। गंगा ने तुरंत पहचान लिया, यही वो व्यक्ति था जो देसाई फैमिली के हेड बनने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा, शवाराज धीरे धीरे काउंसिल हॉल की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, चाल में घमंड और ऑरा में दबदबा। उसके पीछे सोल कंडेंसेशन रेल्म के कई कल्टिवेटर्स थे, स्पष्ट था कि ये उसके समर्थक थे। फादर शैलेश, जो पहले ही हॉल के पास पहुंच चुका था, तुरंत उसके पास आया और उसके पीछे खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा घमंड झलक रहा था। सूरज ने शिवराज की ओर देखा।
उसकी आंखों में ठंडी चमक थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सीधे हॉल की ओर बढ़ गया। शवाराज ने इसे डर समझा। वह ठंडी हंसी हंसा और जोर से बोला, क्लैन मेंबर्स, खुलकर बोलो। क्लैन मीटिंग में किसी को चुप रहने की जरूरत नहीं है। तुरंत उसके समर्थक चिल्लाने लगे, थर्ड अंकल सबसे योग्य हैं। हम शिवराज को फैमिली हेड बनाना चाहते हैं। अगर थर्ड अंकल आएंगे तो इतने रूल्स नहीं होंगे। पेट्रियार्क शवाराज जिंदाबाद। ये सब देखकर गंगा समझ गया कोई जानबूझकर माहौल भड़का रहा है। दूसरी ओर सूरज के समर्थक भी भड़कने लगे थे। स्थिति फिर से बिगड़ने लगी। सूरज अचानक रुक गया। उसने मुड़कर शवाराज की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तो तुम अपने लोगों को लड़ाने आए हो? शवाराज ने बिना झिझक जवाब दिया, अगर कोई लड़ाई करेगा तो क्लैन रूल्स के अनुसार सजा मिलेगी। लेकिन लोगों को बोलने से रोकना क्या यह नियमों के खिलाफ नहीं है? उसकी बात सुनकर उसके समर्थक और भी उग्र हो गए। सूरज की आंखें ठंडी हो गईं। अचानक उसने अपनी ट्रू एनर्जी इकट्ठा की और दहाड़ा, चुप हो जाओ। धड़ाम, एक शक्तिशाली शॉकवेव पूरे स्क्वायर में फैल गई। शवाराज के पीछे खड़े लोग पीछे की ओर धकेल दिए गए। कुछ तो सीधे जमीन पर गिर पड़े। कमजोर कल्टिवेटर्स तो खड़े भी नहीं रह पाए। वॉइड रेल्म कल्टिवेटर का गुस्सा यह कोई साधारण चीज नहीं थी। शवाराज का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने गुस्से में कहा, ब्रदर, तुम चुप रहो। सूरज ने उसकी बात काट दी। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसकी ऑरा पूरी तरह शिवराज पर केंद्रित हो गई। शिवराज, जो सोल कंडेंसेशन पीक पर था, उस दबाव को सहन नहीं पा रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया, शरीर कांपने लगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। दांत भींचकर बोला, सूरज, तुम हिम्मत कैसे? मैंने कहा चुप रहो। क्या तुम बहरे हो? सूरज की आवाज और भी तेज हो गई। उसकी शक्ति और बढ़ गई। शिवराज अब मुश्किल से खड़ा था। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। उसे समझ आ गया अभी वह सूरज के सामने कुछ नहीं कर सकता। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, वह फैमिली हेड है। यह आवाज शांत थी, लेकिन उसमें अपार शक्ति थी। पूरा स्क्वायर उस ऑरा से भर गया। ये ऑरा सूरज से कम नहीं था, शायद उससे भी ज्यादा मजबूत। शिवराज ने राहत की सांस ली। वो तुरंत पीछे मुड़ा और झुककर बोला, एंसेस्टर वीर। जो व्यक्ति आया था वही वीर था, देसाई फैमिली का एल्डर और शवाराज का परदादा। उसी के सहारे शिवराज इतनी हिम्मत कर रहा था। वीर ने भव्य वस्त्र पहन रखे थे। उसके लाल बाल आग की तरह चमक रहे थे। उसका ऑरा भी आग की तरह तीखा और आक्रामक था। सूरज ने उसे देखा और मजबूरी में सिर झुकाकर कहा, एंसेस्टर देसाई फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली ही पूरे क्लैन और चेंबर को संभालता था। लेकिन क्लैन एल्डर्स की स्थिति उससे कम नहीं थी, क्योंकि असली शक्ति और अंतिम निर्णय अक्सर उन्हीं के हाथ में होता था। वीर ने जैसे ही सूरज को उसे सम्मान देते देखा, वह व्यंग्य से हंस पड़ा और बोला, हूँ सूरज, क्या तुम अब भी मुझे एल्डर मानते हो? मुझे तो लगा था कि तुम इस बूढ़े को भूल चुके हो और अब मुझे तुच्छ समझते हो। सूरज की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन उसने अपने भावों को नियंत्रित करते हुए शांत स्वर में कहा, एंसेस्टर, क्लैन में आपका बहुत ऊंचा सम्मान है। आपने जो योगदान दिए हैं, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहा हूँ। मैं आपको कैसे तुच्छ समझ सकता हूँ? वीर ने सिर हिलाया और ठंडी आवाज में बोला, ठीक है, तुम मुझे सम्मान देते हो। लेकिन देसाई फैमिली के बाकी लोगों का क्या? तुम उन्हें क्या समझते हो? वह आगे बोला, अभी तुमने शवाराज से पूछा कि फैमिली हेड कौन है? हाँ, तुम हो। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि तुम किसी और को बोलने का अधिकार ही नहीं दोगे? यह क्या है? ये तानाशाही है। चेंबर ऑफ कॉमर्स की हालत खराब होने का एक बड़ा कारण तुम्हारी यही तानाशाही है। सूरज का चेहरा बिना किसी भाव के था। उसने गहरी आवाज में कहा, चेंबर ऑफ कॉमर्स की हालत क्यों खराब हुई है, ये सबको अच्छी तरह पता है। अगर आप फिर भी मुझे तानाशाह कहना चाहते हैं, तो मुझे ये स्वीकार नहीं है। वीर ने और तीखा स्वर अपनाया, तुम सिर्फ तानाशाह ही नहीं हो, बल्कि किसी की बात सुनना भी नहीं चाहते। अभी तुमने राज को सबके सामने दबाया। क्या यही एक फैमिली हेड का व्यवहार होता है? लगता है तुम्हें सच में लगता है कि सारी ताकत तुम्हारे पास है? सूरज ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मेरे पास सारी ताकत नहीं है, लेकिन क्लैन रूल्स कहते हैं कि पेट्रियार्क का विरोध नहीं किया जा सकता और उसके आदेश की अवहेलना नहीं हो सकती। अभी शवाराज ने सबके सामने मेरा विरोध किया और आलोचना की।
नियमों के अनुसार उसे दंड मिलना चाहिए। वीर हंस पड़ा और बोला, तुम उसे सजा देना चाहते हो, इसका मतलब है कि तुम जरा सी भी अलग राय सहन नहीं कर सकते। उसकी यह जिद्दी और तर्कहीन बात सुनकर स्क्वायर में खड़े कई लोगों के मन में गुस्सा उठा, लेकिन कोई खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। शवाराज को अपने पीछे वीर का समर्थन था, इसलिए उसका चेहरा और भी घमंड से भर गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज काउंसिल हॉल में जाने की जरूरत नहीं है। यहीं सबके सामने बात करते हैं ताकि सभी क्लैन मेंबर्स सुन सकें। सूरज ने बिना हिचक जवाब दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शवाराज ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, ब्रदर, तुम अब देसाई फैमिली के हेड बनने के योग्य नहीं हो। हमें नया हेड चुनना चाहिए जो फैमिली और चेंबर ऑफ कॉमर्स को सही दिशा में ले जा सके। नहीं तो तुम्हारे नेतृत्व में चेंबर ऑफ कॉमर्स पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। सूरज ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुमने बीच में हस्तक्षेप न किया होता, तो चेंबर इस हालत में नहीं होता। शवाराज ने तुरंत पलटकर कहा, मैंने हस्तक्षेप किया? ये तो सीधा आरोप है। अगर ऐसा है तो सबूत दो। सूरज ने सीधे कहा, सबूत देने से क्या होगा? वीर तुम्हारे साथ है। क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हें सजा दे पाऊंगा? इन शब्दों ने माहौल को और भारी बना दिया। अब दोनों पक्षों के बीच पूरी तरह टकराव खुलकर सामने आ गया था। वीर की आंखें ठंडी हो गईं। उसने कहा, सूरज, मैं राज का समर्थन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वह तुमसे ज्यादा योग्य है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं पक्षपात कर रहा हूं? विनीता हल्की मुस्कान के साथ बोली, ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। वीर ने तुरंत उसे घूरा, उसकी और सीधा विनीता पर आ गिरी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सूरज ने तुरंत अपनी शक्ति से उस दबाव को रोक दिया, तब जाकर विनीता सामान्य हो पाए। इसी समय शैलेश की आंखों में चमक आ गई। उसे मौका मिल गया था। वह तुरंत शिवराज के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। शिवराज की आंखें चमक उठीं। उसने उंगली उठाकर सूरज की ओर इशारा किया और जोर से बोला, सूरज, तुम अपनी बेटी को ही संभाल नहीं सकते और पूरे देसाई फैमिली को संभालना चाहते हो? ये तो मजाक है। सूरज चौंक गया। तुम क्या कह रहे हो? शिवराज हंसा, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी बेटी का किसी के साथ संबंध है और वो उसके साथ रह भी चुकी है। ये सुनते ही पूरे स्क्वायर में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। सबकी नजरें विनीता पर टिक गईं। ये कैसे हो सकता है? सिस्टर वनीटा तो हमेशा दूरी बनाए रखती है। उसका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है। वह किसे पसंद करेगी? शादी से पहले संबंध होना देसाई फैमिली के लिए शर्म की बात है। ऐसा क्यों? अगर उसे कोई पसंद है तो इसमें गलत क्या है? पूरा स्क्वायर बहस से भर गया। कुछ लोग विनीता का समर्थन कर रहे थे, तो कुछ उसे गलत बता रहे थे। सूरज ने तुरंत विनीता की ओर देखा और पूछा, यह क्या है? विनीता ने शांत स्वर में कहा, फादर, बस देखते रहिए। यह एक नाटक है। सूरज फिर भी चिंतित था। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है ना? विनीता ने आंखें घुमाईं। बिल्कुल नहीं। सूरज ने राहत की सांस ली और शिवराज की ओर देखा। तुम आरोप लगा रहे हो, सबूत कहाँ है? शिवराज ने शैलेश से कहा, क्या गवाह को लाओ। शैलेश आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। वह पहले देसाई फैमिली में कोई खास नहीं था, लेकिन अब अपने पिता की वजह से उसका रुतबा बढ़ गया था। उसने ऊंची आवाज में कहा, हरी, मिस, इधर आओ। गंगा के मन में हल्की हंसी आई। वह गिनी के साथ आगे बढ़ा और भीड़ के बीच खड़ा हो गया। अब पूरे स्क्वायर की नज़रें उन दोनों पर थीं। शैलेश ने खुद को मुख्य किरदार की तरह महसूस करते हुए गंगा की ओर इशारा किया और कहा, ये है हरी। यही वो व्यक्ति है जिसके साथ विनीता का संबंध है। ये सुनते ही पूरा स्क्वायर शोर से भर गया। यह आदमी, ये तो बिल्कुल साधारण है। वनीता को इसमें क्या दिखा? ये तो जैसे फूल को कीचड़ में फेंक दिया गया हो। कीचड़ की भी बेइज्जती है ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतने साधारण आदमी को वनीता पसंद करे, यह विश्वास करना मुश्किल है। जैसे ही सभी लोगों को ये पता चला कि हरी और विनीता के बीच कोई संबंध है, पूरा माहौल स्तब्धता से भर गया। हर किसी ने गहरी सांस ली और आश्चर्य से हरी की ओर देखने लगा। अधिकतर लोगों को यही लगा कि हरी किसी भी तरह से विनीता के योग्य नहीं है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके मन में संदेह था और वे इस बात को आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे।
गंगा ने अपने गाल को हल्के से छुआ। उसे पता था कि हरी का रूप ज्यादा आकर्षक नहीं था, लेकिन लोगों की बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थीं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि वह गोबर से भी बदतर है। हरी का परिचय देने के बाद शैलेश ने गिनी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये गिनी है। सक्सन टाओ की मेड है। ये गवाही दे सकती है कि ब्रदरहुड और वनीटर के बीच संबंध था। सभी की नजरें तुरंत गिनी पर टिक गईं। भीड़ में से किसी ने उसे पहचान लिया और धीरे से कहा, मैं इसे पहचानता हूँ। ये सच में सक्सन टावर की मेड है। लगता है इसका शैलेश के साथ भी कुछ खास रिश्ता है। ये सुनकर शैलेश को डर हुआ कि कहीं बात भटक न जाए, इसलिए उसने तुरंत कहा, मिस निंगशियांग, तुम ही सबको बताओ उस रात क्या हुआ था। गिनी के मन में अभी भी शैलेश के लिए नाराजगी थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि शैलेश उसे अपनाने वाला नहीं है। लेकिन उसकी हैसियत इतनी नहीं थी कि वह शैलेश का विरोध कर सके। इसलिए वह आगे बढ़ी और बोली, ये बात कुछ दिन पहले की है। उस रात हरी और मिस वनीटर सक्सन टावर में साथ खाना खा रहे थे। दोनों काफी करीबी लग रहे थे और उन्होंने काफी शराब पी ली थी। अंत में उन्होंने एक कमरा लिया और रात साथ बिताई। भीड़ में से तुरंत एक व्यक्ति ने सवाल उठाया, सिर्फ 7 रात बिताने से ये कैसे साबित होता है कि उनके बीच कुछ हुआ भी था? गिनी ने जवाब दिया, मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन अगली सुबह मिस वनीटर अपने कमरे में चीजें तोड़ रही थीं और बहुत गुस्से में थीं। मुझे लगता है कि उन्हें अपने नशे में किए गए व्यवहार पर पछतावा हुआ होगा। इस बात का किसी ने विरोध नहीं किया। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो विनीता इतनी नाराज क्यों होती? लोगों के मन में ये धारणा बनने लगी कि शायद विनीता और हरी के बीच कुछ हुआ था, लेकिन विनीता के मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी, इसलिए उसे पछतावा और गुस्सा हो रहा था। जब कोई कुछ नहीं बोला तो शैलेश हंसते हुए बोला, असल में ये कोई बड़ी बात नहीं है। चूंकि विनीता का ब्रदरहुड के साथ संबंध हो चुका है, तो हम उसकी शादी उससे करवा देते हैं। इससे हमारे देसाई फैमिली में एक शुभ अवसर भी आ जाएगा। शुभ अवसर? ये शब्द सुनकर सभी समझ गए कि शैलेश क्या करना चाहता है। ये साफ साफ विनीता को फंसाने की साजिश थी। अगर शादी न की जाए तो बात बाहर फैलने पर विनीता की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती, फिर कौन उससे विवाह करता? तभी अचानक साधारण दिखने वाला हरी बोल उठा, शैलेश, क्या तुम मुझसे कुछ पूछने वाले नहीं हो? सभी लोग उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे, जैसे उसे कोई अधिकार ही नहीं है बोलने का। शैलेश ने सोचा कि गंगा उसका साथ दे रहा है, इसलिए उसने हाथ हिलाकर कहा, ब्रदरहुड, उस रात की बात बताने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, हमारा देसाई फैमिली तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा। तभी अचानक विनीता हंसी नहीं रोक पाई। वह जोर जोर से हंसने लगी, अपने पेट को पकड़कर झुक गई। उसकी हंसी देखकर सभी लोग हैरान रह गए। कुछ तो सोचने लगे कि शायद वह गुस्से में पागल हो गई है। शैलेश ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? विनीता कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इतनी हंस रही थी कि बोल नहीं पा रही थी। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, और क्या कारण होगा? वह इसलिए हंस रही है क्योंकि तुम बहुत बेवकूफ हो। ये सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। सभी लोग चौंक गए। अभी तक हरी शैलेश के साथ था, अब अचानक उसे बेवकूफ क्यों कह रहा है? शैलेश का चेहरा सख्त हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, ब्रदरहुड, तुम क्या कह रहे हो? गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि के साथ तुम विनीता को फंसाना चाहते थे। अगर तुम्हारा दिमाग दोगुना भी हो जाता तब भी तुम यह नहीं कर पाते। शैलेश को झटका लगा। वो बोला, अगर तुम हरी नहीं हो तो तुम कौन हो? उसके मन में डर पैदा हो गया कि कहीं ये सब विनीता की योजना तो नहीं थी। गंगा ने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को हाथों से रगड़ा और अपना असली रूप प्रकट कर दिया। अब वो पूरी तरह अलग दिख रहा था। सूरज ने उसे देखते ही कहा, गंगा, और उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी आ गई। शैलेश भी पहचान गया कि यह वही व्यक्ति है जिसे उसने देसाई फैमिली के बाहर देखा था। उसके मन में झटका लगा, मैं फंस गया। घबराकर उसने कहा, तो क्या हुआ? उस रात तुम दोनों ने जहर वाली शराब पी और साथ सोए। जहर वाली शराब? ये सुनते ही पूरा स्क्वायर समझ गया कि असल में क्या हुआ था। गंगा ने हंसते हुए कहा, तो तुम मान रहे हो कि तुमने जहर मिलाया था? शैलेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत बोला, मैं तुम्हारी बातों में आ गया था।
असल में तुम दोनों नशे में थे और तुम्हारे बीच संबंध हुआ। विनीता शर्मनाक है। ये देसाई फैमिली के लिए अपमान है। अब शैलेश पूरी तरह घबरा गया था और उल्टा सीधा बोलने लगा। विनीता ने तिरस्कार से कहा, शैलेश, जब तुमने मुझे उस रात बुलाया था, क्या तुम्हें लगा कि मैं बिना तैयारी के आऊंगी? मैंने उस दिन जहर वाली शराब पी ही नहीं। मैंने उसे अपने ट्रू एसेंस से रोक लिया था। तुम्हारी जैसी बुद्धि वाला ही सोच सकता है कि कोई इतना बेवकूफ होगा। शैलेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, यह असंभव है। अगर तुमने जहर नहीं पिया, तो तुम दोनों पूरी रात साथ क्यों रहे? गंगा ने ठंडे स्वर में कहा, ताकि आज तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ला सकें। ताकि देसाई फैमिली के लोग देख सकें कि तुम कितने नीच हो, अपनी ही क्लैन मेंबर को फंसाने के लिए इतना गिरा हुआ तरीका अपनाते हो। इन शब्दों ने पूरे माहौल को भड़का दिया। देसाई फैमिली के लोग गुस्से से भर गए। शैलेश, तुम बहुत घटिया हो। तुमने वनीता को बर्बाद करने की कोशिश की। तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कुछ ही क्षणों में शैलेश चारों तरफ से घिर गया। लोग उसकी ओर उंगली उठाकर गुस्से से चिल्लाने लगे। यहाँ तक कि जो लोग शिवराज का समर्थन कर रहे थे, वे भी नाराज हो गए। वे सत्ता और लाभ के लिए शिवराज का साथ दे रहे थे, लेकिन अपने ही क्लैन मेंबर को फंसाने और बदनाम करने जैसी हरकत उन्हें भी स्वीकार नहीं थी। शैलेश की हरकत अब पूरे देसाई फैमिली के लिए असहनीय बन चुकी थी। भीड़ की डांट और आरोपों का सामना करते हुए शैलेश पूरी तरह घबरा गया। वह 2 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसने कांपती उंगली से विनीता की ओर इशारा किया और सख्त दिखने की कोशिश करते हुए कमजोर आवाज में बोला, तुम झूठ बोल रही हो। तुम दोनों के बीच जरूर संबंध हुआ था। अब भी बहस करोगे? सूरज को अब पूरा सच समझ आ चुका था। वह गरजते हुए आगे बढ़ा और अपनी ऑरा सीधे शैलेश पर डालते हुए ठंडे स्वर में बोला, सच सच बताओ, क्या तुमने जहर मिलाया था? शैलेश पूरी तरह बिखर चुका था। वह हकलाते हुए बोला, मैंने जहर नहीं मिलाया। गंगा ने व्यंग्य से हंसते हुए तुरंत एक गोली गिनी के मुंह में डाल दी और बोला, मैंने तुम्हें जहर दे दिया है। अगर एक अगरबत्ती के समय के भीतर एंटीडोट नहीं लिया, तो तुम्हारा शरीर सड़कर खत्म हो जाएगा। अब सच बताओ, क्या शैलेश ने हमें जहर दिया था? गंगा की बात सुनते ही गिनी डर से कांप उठी। मौत के डर ने उसके मन का सारा विरोध खत्म कर दिया। उसने तुरंत कहा, हाँ, उसने जहर दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। वह कह रहा था कि विनीता बहुत घमंडी है और उसे नीचे गिराना चाहता है। इतना कहने के बाद वह घबराकर गंगा से बोली, जल्दी एंटीडोट दो। गंगा ने कंधे उचकाकर कहा, अभी जो मैंने तुम्हें दिया वह कोई जहर नहीं, बस एक साधारण स्पिरिट पिल है। तुम्हारे शरीर के लिए फायदेमंद है। अब सबको समझ आ गया कि गंगा ने चालाकी से सच्चाई निकलवाई है। अगर गिनी थोड़ी भी शांत रहती, तो शायद वह समझ जाती, लेकिन उस समय का तनाव इतना ज्यादा था कि वह सोच ही नहीं पाई। तू नीच औरत, मैं तुझे मार डालूंगा। शैलेश को जैसे ही अपनी पोल खुलती दिखी, वह पागल हो गया और गिनी पर हमला कर दिया। गंगा तुरंत आगे बढ़ा। उसने अब अपनी असली ताकत छुपाना बंद कर दिया और मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन रेल्म की शक्ति के साथ हल्के से हाथ उठाकर शैलेश के वार को रोक दिया। टक्कर होते ही हड्डियां टूटने की आवाज गूंजी। शैलेश का हाथ पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसकी बांह लटक गई। आह! शैलेश दर्द से चीख उठा और पीछे हट गया। उसने डर और हैरानी से गंगा को देखा और चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? तुम सोल कंडेंसेशन रेल्म में हो। अब सभी की नज़रें गंगा पर टिक गईं। सभी को समझ आ गया कि वह अब तक अपनी असली शक्ति छुपा रहा था। इतनी कम उम्र में सोल कंडेंसेशन रेल्म, ये तो अद्भुत प्रतिभा है। चारों अकेडमीज में भी ऐसा टैलेंट रह होता है। हम तो इसे बेकार कह रहे थे, अब खुद पर हंसी आ रही है। भीड़ का नजरिया तुरंत बदल गया। अब सब उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे। खैर, अपने बेटे को घायल देखकर शिवराज तुरंत उसके पास दौड़ा। उसने उसकी हालत देखी तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया। शैलेश की पूरी बांह बेकार हो चुकी थी। क्रोध में उसने तुरंत गंगा पर हमला कर दिया और गर्ज कर बोला, तूने मेरे बेटे को घायल किया, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। शिवराज, तुम क्या कर रहे हो? सूरज तुरंत आगे बढ़ा गंगा की रक्षा करने के लिए, लेकिन वीर ने उसे रोक लिया। वीर ने ठंडे स्वर में हमला किया और सूरज का रास्ता रोक दिया।
दोनों टकराते ही आसमान की ओर उड़ गए ताकि नीचे खड़े लोगों को नुकसान न पहुंचे। आसमान में जोरदार धमाका हुआ और उसकी लहर पूरे रूबकॉन सिटी में फैल गई। सूरज समझ गया कि अब वह नीचे की स्थिति संभाल नहीं पाएगा। उसने नीचे देखा तो गंगा पहले ही विंड इंटेंट का उपयोग कर शवाराज के हमले से बचकर काउंसिल हॉल की छत पर पहुंच चुका था। उसने राहत की सांस ली और वीर से बोला, एंसेस्टर, शैलेश ने क्लैन रूल्स तोड़े हैं। जहर देना बड़ा अपराध है। अगर उसे मार भी दिया जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन अब शवाराज उल्टा गंगा को मारना चाहता है। ये कौन सा न्याय है? वीर ठंडे स्वर में बोला, सजा देने का अधिकार किसी आउटसाइडर को नहीं है। अगर किसी आउटसाइडर ने देसाई फैमिली के सदस्य को घायल किया है, तो देसाई फैमिली बदला लेगी। और तुम, क्लैन हेड होकर आउटसाइडर का साथ दे रहे हो। यह अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात है। मेरी नज़र में तुम्हें पद छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर पूरे देसाई फैमिली में गुस्सा फैल गया। सभी समझ रहे थे कि वीर और शवाराज बस सत्ता हथियाना चाहते हैं। सूरज ने अपनी तलवार निकाल ली और दृढ़ स्वर में कहा, एंसेस्टर, कृपया हट जाए। अगर गंगा को कुछ हुआ, तो मैं शवाराज को कभी नहीं छोड़ूंगा। वीर ने घूरते हुए कहा, क्या तुम मुझसे लड़ोगे? शिवराज ये सब देखकर भीतर ही भीतर खुश हो रहा था। उसे मौका मिल गया था। लेकिन सूरज ने संयम रखते हुए कहा, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप रास्ते से हट जाएं और शिवराज को गंगा पर हमला करने से रोकें। वीर ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे हिसाब से तो तुम ही हद पार कर रहे हो। वह अपनी शक्ति बढ़ाने लगा, मानो लड़ाई शुरू होने वाली हो। तभी काउंसिल हॉल की छत से गंगा की आवाज गूंजी, अंकल सूरज। एक क्षण सूरज ने नीचे देखा और पूछा, क्या हुआ? गंगा ने शिवराज की ओर इशारा करते हुए पूछा, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, क्या मैं उसे मार सकता हूँ? ये सुनते ही पूरा मैदान दंग रह गया। ये लड़का पागल है क्या? इतनी कम उम्र में सोल कंडेंसेशन तक पहुंचना बड़ी बात है, लेकिन 2 स्तर ऊपर के दुश्मन को मारना असंभव है। बहुत ज्यादा घमंड है इसमें। सब लोग सिर हिलाने लगे। शिवराज और भी गुस्से में आ गया। उसने तुरंत अपनी चारधारी शान तलवार निकाली और गंगा पर हमला करते हुए बोला, इतनी बड़ी बड़ी बातें, अब देखता हूं कैसे मारते हो मुझे। गंगा तुरंत दूसरी छत पर पहुंच गया। शवाराज पीछे पीछे दौड़ा और हंसते हुए बोला, भागते रहो, ऐसे ही मारोगे मुझे। लेकिन गंगा ने उसे नजरअंदाज किया और फिर सूरज से पूछा, अंकल, क्या मैं उसे मार सकता हूं? सूरज को लगा कि गंगा मजाक नहीं कर रहा। उसने थोड़ी देर सोचकर कहा, उसकी जान मत लेना। ठीक है। गंगा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में तेज चमक आई। उसने अपनी शान मैग्नेटिक स्वॉर्ड निकाली और तेज गति से शवाराज पर हमला कर दिया। गंगा को आखिरकार हमला करते देख शवाराज ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, सिर्फ मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन रेल्म और विंड इंटेंट भी केवल तीसरे स्तर पर। तुम्हारी कल्टिवेशन टैलेंट ठीक है, लेकिन तुम्हारी समझ बहुत कमजोर है। इतनी मामूली ताकत के साथ तुम मुझे मारने की बात करते हो। अपनी इस घमंड की कीमत तुम्हें जान देकर चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और जोर से वार किया। समुद्र उफनता है, तलवार अपनी छाया छोड़ती है। उसकी चारूनी शान तलवार चमक उठी। जैसे ही उसने वार किया, लहरों की तरह ऊर्जा उमड़ पड़ी। एक के बाद एक तरंगें उठती गईं और आपस में मिलकर एक विशाल तलवार का रूप ले लिया। उसी समय उसने 7-फोल्ड वाटर इंटेंट भी सक्रिय कर दी। पानी की लहरें तलवार के किनारे पर जमा हो गईं, जिससे हमला और भी भयावह हो गया। पूरा आकाश मानो समुद्र में बदल गया। लहरें गरजती हुई आगे बढ़ रही थीं, जैसे कोई प्रलय आने वाला हो। कितनी भयानक शक्ति है ये! सी ब्लेड मिड ग्रेड शान स्किल है। उसने इसे कब सीखा? वो लड़का खत्म हो गया। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। सभी लोग यह मान चुके थे कि गंगा अब नहीं बचेगा। लेकिन गंगा का चेहरा शांत था। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। उसने अपनी तलवार उठाई और बिजली की गति से वार किया। उसकी तलवार एक बार नहीं, बल्कि लगातार 9 बार चमकी। हर वार से एक एक चमकता हुआ सितारा बना और देखते ही देखते 9 सितारे एक सीधी रेखा में जुड़ गए। ये था 9 स्टार्स इन अ रो। हालांकि यह नीले रंग का था क्योंकि उसने स्टार एनर्जी का उपयोग नहीं किया था, लेकिन 9 रेवोल्यूशन स्टार टेक्निक के तीसरे स्तर के बाद उसकी ट्रू एसेंस भी काफी शक्तिशाली हो चुकी थी। कमाल की शक्ति है।
शवाराज के चेहरे पर हल्का बदलाव आया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, सिर्फ इस ताकत से कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके शब्द वहीं अटक गए। उसकी आंखें फैल गईं। गंगा के शरीर से एक विशाल फायर ड्रैगन निकलकर हवा में गरज उठा। सैकड़ों मीटर लंबा अग्निड्रैगन 9 सितारों के बीच घूमने लगा और पूरे आक्रमण की शक्ति कई गुना बढ़ गई। और तभी एक तेज हवा चली। विंड इंटेंट भी सक्रिय हो गया। अब 9 स्टार्स की गति और भी तेज हो गई और पूरी तरह शवाराज के वार को दबा दिया। शवाराज का वाटर इंटेंट भी 7वें स्तर पर था, लेकिन फायर ड्रैगन इंटेंट उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसकी गर्मी और उग्रता ने पानी की सारी शक्ति को कमजोर कर दिया। लहरें कांपने लगीं और टूटने लगीं, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। शवाराज ने घबराकर कहा, ये कैसे हो सकता है, 2 अलग-अलग इंटेंट्स? डुअल इंटेंट। ये देखकर उसका मन दहल गया। उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन 9 स्टार्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। धमाका हुआ। दोनों शक्तियां टकराईं। शवाराज का हमला पल भर में टूट गया। इसके बाद 9 स्टार्स सीधे उसकी ओर बढ़े और उसे घेर लिया। ऊर्जा इतनी भयानक थी कि अगर वह नीचे गिरती तो पूरे मैदान में तबाही मच जाती। लेकिन 9 स्टार्स ने सारी शक्ति को अपने भीतर समेट लिया और आगे बढ़ते रहे। नहीं, वीर चिल्लाया और तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन वह देर कर चुका था। भयंकर विस्फोट हुआ। शिवराज का शरीर हवा में उछल गया। उसका शरीर खून से लथपथ था और वह तोप के गोले की तरह पीछे जा गिरा। नीचे खड़े लोग घबरा गए। सूरज तुरंत आगे आया और अपनी शक्ति से एक विशाल ढाल बना दी ताकि कोई घायल न हो। फिर भी आसपास की इमारतें गिरने लगीं। शिवराज एक घर से टकराया और मलबे में दब गया। वीर तुरंत वहां पहुंचा और उसे बाहर निकाला। अब उसकी हालत बेहद खराब थी। शरीर पर गहरे घाव थे और उसकी सांसें बहुत कमजोर हो चुकी थीं। उसकी आंखों में डर और नफरत दोनों थे, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। गंगा धीरे धीरे नीचे उतरा और सूरज के पास आकर बोला, अंकल, मैंने आपकी बात मानी। मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन कुछ इमारतें टूट गईं, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इस बात ने सभी को हकीकत में वापस ला दिया। अभी क्या हुआ? उसने फायर ड्रैगन और गले दोनों का उपयोग किया। ये डुअल इंटेंट है, तो वह सच में इतना शक्तिशाली है। अगर वह चाहता, तो शवाराज मर चुका होता। भीड़ में चर्चा होने लगी। अब हर कोई गंगा को सम्मान और आश्चर्य से देख रहा था। तभी भीड़ में खड़े एक वृद्ध व्यक्ति ने ध्यान से गंगा को देखा और अचानक चौंक कर बोला, गंगा फायर ड्रैगन और गले डुअल इंटेंट, अब समझ आया। तुम ड्रैगन मार्शल एकेडमी वाले गंगा हो। हाँ, यही गंगा है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के एक वरिष्ठ सदस्य, जो मिड स्टेज कंडेंसेशन रेल्म में थे, सबसे पहले गंगा की पहचान समझ पाए। भले ही पिछले 2 वर्षों में चेंबर ऑफ कॉमर्स काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, लेकिन उसका सूचना तंत्र अभी भी बहुत मजबूत था। खासकर ब्लैक स्टार और सेंट्रल कॉन्टिनेंट से जुड़ी खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ थी। ब्लैक स्टार पर किसी कल्टिवेटर द्वारा डुअल इंटेंट को समझ लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज मामला था, इसलिए चेंबर के उच्च ऑफिसर पहले से ही गंगा के बारे में जानते थे। अरे, तो ये गंगा है। जैसे ही यह बात सामने आई, सभी लोग एकदम समझ गए कि मामला क्या है। हालांकि देसाई फैमिली के कुछ युवा सदस्य अभी भी उलझन में थे। उन्होंने पूछा, क्या ड्रैगन मार्शल एकेडमी का ये गंगा इतना प्रसिद्ध है? आखिर यह है कौन? तुरंत किसी ने समझाया, यह व्यक्ति असाधारण प्रतिभा का धनी है। इसने डुअल इंटेंट को समझा है। इतना ही नहीं, ये बेहद निडर है। इसने रॉयल फ्लाइंग क्लाउड चैरियट तक चुरा ली थी और फिर भी सुरक्षित बच निकला। अभी भले ही यह ब्लैक स्टार के शीर्ष विशेषज्ञों में न हो, लेकिन इसकी ख्याति पूरे क्षेत्र में फैल चुकी है। ये सुनकर देसाई फैमिली के युवाओं की नज़रें गंगा पर और भी अधिक सम्मान से भर गईं। उनके लिए सबसे चौंकाने वाली बात डुअल इंटेंट नहीं थी, बल्कि यह थी कि गंगा ने रॉयल फैमिली को चुनौती दी और फिर भी जिंदा बच निकला। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में पले बड़े लोगों के लिए यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। तो तुम ही हो गंगा। शवाराज को हीलिंग पिल्स देने के बाद वीर ने उसे नीचे रखा और ठंडी, तीखी नजरों से गंगा को घूरने लगा। उसकी आंखों में साफ साफ हत्या का इरादा झलक रहा था। अचानक उसकी शक्तिशाली ट्रू एनर्जी उफान पर आ गई। एक जबरदस्त ऊर्जा लहर चारों ओर फैल गई।
उसके आसपास खड़े देसाई फैमिली के कई डिसाइपल्स उस ऊर्जा से उछलकर दूर जा गिरे। कुछ ही क्षणों में उसके चारों ओर एक खाली क्षेत्र बन गया। उसकी ऑरर इतनी भयानक थी कि कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये दृश्य देखकर सभी के चेहरे बदल गए। बुरा हुआ, गंगा ने शवाराज को बुरी तरह घायल कर दिया है। वीर उसे नहीं छोड़ेगा। वीर मिड स्टेज वॉइड रेल्म में है। वह शवाराज से कई गुना शक्तिशाली है। गंगा चाहे जितना प्रतिभाशाली हो, उसके लिए ये लड़ाई आसान नहीं होगी। अब क्या होगा? सभी की सांसें थम गईं। हर कोई गंगा के लिए चिंतित था। गंगा, जल्दी पीछे हटो। सूरज तुरंत आगे बढ़ा और गंगा के सामने खड़ा हो गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, वीर को मैं संभालूंगा। गंगा कुछ कहना चाहता था, अंकल, लेकिन सूरज ने उसे रोकते हुए कहा, जिद मत करो। मिड स्टेज वॉइड रेल्म के सामने तुम अभी कुछ नहीं कर सकते। गंगा कुछ क्षण चुप रहा और फिर शांत हो गया। सूरज ने वीर की ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, एंसेस्टर, शैलेश ने वनीता को फंसाया। क्लैन रूल्स के अनुसार उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए था। अब उसका सिर्फ एक हाथ गया है। ये पहले ही बहुत बड़ी दया है। फिर भी आप लोग इस बात को बढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल अनुचित है। वह आगे बोला, शिवराज पर हमला सेल्फ डिफेंस में हुआ और उसकी जान भी बख्शी गई। अगर गंगा चाहता तो वह मर चुका होता। अगर आप इसी तरह शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो देसाई फैमिली के नियमों का क्या होगा? उसकी बातों में तर्क था और कई लोग उससे सहमत भी थे। कुछ कंडेंसेशन रेल्म के समर्थकों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन वीर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम नियमों और न्याय की बात करते हो, लेकिन तुमने क्या किया? इस लड़के ने शैलेश और राज को घायल किया और तुम, एक फैमिली हेड होकर, अपने ही लोगों का साथ छोड़कर एक आउटसाइडर की रक्षा कर रहे हो। तुम्हें खुद को देसाई फैमिली का सदस्य कहने का अधिकार भी नहीं है। उसकी आंखों में हत्या की चमक उभर आई। उसने तुरंत अपनी छेहरुनी शैन तलवार निकाली और सूरज की ओर तानते हुए कहा, सूरज, तुम अपने ही क्लैन के खिलाफ खड़े हो। अब मुझे मजबूर मत करो। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और फिर गंगा की बारी होगी। ये कहते ही उसने हमला कर दिया। पहले तुम्हें मारूंगा, फिर गंगा को। ये देखकर पूरा स्क्वायर सन्नाटे में डूब गया। आज का क्लैन मीटिंग अब एक भयानक युद्ध में बदल चुका था। सभी समझ गए कि वीर अब खुलकर शवाराज को सत्ता दिलाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाने वाला है। हालांकि सभी के मन में गुस्सा था, लेकिन वीर की शक्ति के सामने कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कई लोग निराश होकर सिर हिलाने लगे। उन्हें लगा कि देसाई फैमिली का भविष्य अब अंधकार में है। सूरज का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसे पता था कि वह वीर से कमजोर है, लेकिन फिर भी उसने तलवार उठा ली। उसने गंगा और विनीता को चुपके से संदेश भेजा, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जैसे ही दोनों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था, अचानक स्क्वायर के किनारे से एक तेज आवाज गूंजी। वीर, तुम क्या कर रहे हो? इसके साथ ही एक आकृति बिजली की तरह आसमान में प्रकट हुई। उसने एक विशाल पाम अटैक से वीर के वार को रोक लिया। धमाका हुआ और तेज हवा का झोंका पूरे क्षेत्र में फैल गया। वीर चौंक गया। उसने तलवार से उस पाम को तोड़ा और सामने देखा। कौन है? जैसे ही उसने सामने वाले को पहचाना, उसके चेहरे पर आश्चर्य और संदेह दोनों आ गए। सरद, तुम यहाँ? ये देखकर सभी लोग दंग रह गए। एंसेस्टर सरद, यह अचानक यहाँ कैसे आ गए? ये तो कभी क्लैन अफेयर्स में दखल नहीं देते थे। ये तो सही समय पर आए हैं। देसाई फैमिली के सभी सदस्य उन्हें पहचान गए और आश्चर्य से भर गए। सरद सीधे गंगा के पास उतरा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं कल्टिवेशन में इतना खो गया था कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। देर हो गई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। गंगा मुस्कुराया, सीनियर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये देखकर सभी लोग और भी हैरान हो गए। क्या गंगा ने ही सरद को बुलाया था? सूरज तुरंत आगे बढ़ा और सम्मान से बोला, एंसेस्टर सरद। सरद ने सिर हिलाया और कहा, सूरज, तुमने फैमिली हेड के रूप में बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करता हूँ। तुम ही आगे भी देसाई फैमिली और चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख बने रहोगे। मैं किसी अयोग्य व्यक्ति को इस हजारों साल पुरानी विरासत को बर्बाद नहीं करने दूंगा। इन शब्दों के साथ सरद ने खुलकर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया।
शरद को सूरज का समर्थन करते देख वीर का चेहरा सख्त हो गया। उसने गहरी आवाज में कहा, शरद, तुमने तो कहा था कि तुम क्लैन अफेयर्स में दखल नहीं दोगे। फिर आज अचानक यहाँ क्यों आ गए? शरद हल्के से मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, पहले क्लैन मीटिंग्स में कोई बड़ा फैसला नहीं होता था, इसलिए मुझे दखल देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस बार बात फैमिली हेड और चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट को बदलने की है। इतना बड़ा फैसला हो और मैं, एक एल्डर होकर, शामिल न होऊं। अगर फैमिली किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में चली गई तो मैं भी दोषी माना जाऊंगा। शरद, तुम किसे अयोग्य कह रहे हो? वीर गुस्से से गरजा। शरद ने बिना घबराए दूर खड़े शिवराज की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, जिसकी बात कर रहा हूं वह सबको पता है, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। वीर की आंखों में ठंडा खून चमक उठा। उसने धमकी भरे स्वर में कहा, शरद, बेहतर होगा कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ और इस मामले में दखल मत दो, नहीं तो बाद में पछताओगे। शरद ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, क्या बात है, क्या तुम मुझे मार सकते हो? फिर उसने आगे कहा, मैं साफ कह रहा हूँ, मैं सूरज का समर्थन करता हूँ। अगर तुम्हें इतराज है तो यहाँ मौजूद सब लोग वोट कर लें, वही सबसे न्यायपूर्ण तरीका होगा। ठीक है, वोटिंग ही सही, वीर ने व्यंग्य से कहा, लेकिन उसकी आंखों में साफ हत्या की नीयत थी। वह बोला, लेकिन वोटिंग से पहले मैं इस गद्दार सूरज को मार दूंगा। इतना कहते ही उसने फिर से हमला कर दिया। ये देखकर पूरा मैदान सन्न रह गया। शरद और सूरज दोनों मौजूद थे, फिर भी वीर का इतना बेखौफ हमला करना उसकी घमंड की हद दिखा रहा था। तभी सबको याद आया कि शिवराज ने हाल ही में एक मिड स्टेज वॉइड रेल्म एक्सपर्ट आर्यमन को बुलाया था, लेकिन वह अभी तक सामने नहीं आया था। इसी बीच वीर ने जोर से चिल्लाकर कहा, आर्यमन, तुरंत हमला करो। सूरज और उसके सभी सोल कंडेंसेशन रेल्म के समर्थकों को खत्म कर दो। ये सुनते ही पूरे मैदान में सनसनी फैल गई। ये तो पूरी तरह से नरसंहार है। वीर और शिवराज तो देसाई फैमिली को खत्म करना चाहते हैं। हमने तुम्हारा समर्थन किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने ही लोगों को मरते देखें। गुस्से की आवाजें हर तरफ गूंज उठीं। यहाँ तक कि शिवराज के समर्थक भी भड़क उठे। लेकिन शिवराज की आंखों में कोई दया नहीं थी। वह चिल्लाया, सीनियर आर्यमन, सिर्फ सूरज के लोगों को नहीं, बल्कि जो भी मेरे और मेरे ग्रैंडफादर के खिलाफ है, उसे भी खत्म कर दो। अब माहौल पूरी तरह बदल गया। जो लोग अभी तक बोल रहे थे, वे डर के मारे चुप हो गए। उसी समय आसमान में जोरदार धमाका हुआ। वीर और शरद आपस में भिड़ चुके थे। शरद गुस्से में गरजा, वीर, क्या तुम सच में देसाई फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो? वीर पागलों की तरह चिल्लाया, चुप रहो, पहले तुम्हें मारूंगा। अब दोनों मिड स्टेज वॉइड रेल्म के एक्सपर्ट्स के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। नीचे खड़े देसाई फैमिली के लोग भय और निराशा में डूब गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि क्लैन मीटिंग इस हद तक पहुंच जाएगी। तभी काउंसिल हॉल की छत से एक ठंडी आवाज आई, ही शिवराज, तुमने इजाजत दे दी है, तो हम भी काम शुरू करते हैं। सभी ने ऊपर देखा। वहां दो बूढ़े खड़े थे, दोनों से खतरनाक ऑरा निकल रहा था। उनमें से एक दाढ़ी वाला आदमी आर्यमन था। वह बोला, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सूरज और उसके सभी विरोधियों को खत्म कर देंगे। बदले में चेंबर ऑफ कॉमर्स का 30% मुनाफा हमें मिलेगा। मान्य है। ये सुनकर पूरा मैदान गुस्से से भर गया। 30% मुनाफा देना मतलब सीधे सीधे चेंबर को लूटने देना था। लेकिन शिवराज ने बिना सोचे तुरंत कहा, ठीक है, बस जल्दी से सूरज और गंगा को मार डालो। अब तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। ये तो देशद्रोह है। शिवराज, तुम फैमिली को बेच रहे हो। लेकिन शिवराज के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया, जो अभी मेरे खिलाफ बोले थे, पहले उन्हें मारो। आर्यमन मुस्कुराया, ठीक है, शुरुआत करते हैं। एक पल में वह और उसका साथी बिजली की तरह आगे बढ़े। दो लोग जो अभी बोल रहे थे, तुरंत उनके हमले से फट गए और वहीं मर गए। खून के छींटे पूरे मैदान में फैल गए। ये दृश्य देखकर सभी के दिल दहल गए। अब कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सूरज ने ये सब देखकर भारी स्वर में कहा, दो मिड स्टेज वॉइड रेल्म एक्सपर्ट्स। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। वीर को शरद रोक रहा था, लेकिन आर्यमन और उसका साथी खुले थे। कौन उन्हें रोकेगा? हर किसी के चेहरे पर निराशा छा गई।
उन्हें लगने लगा कि आज देसाई फैमिली का अंत तय है। सूरज, विनीता, गंगा और उनके समर्थक शायद आज बच नहीं पाएंगे। और अगर शवाराज जीत गया तो चेंबर ऑफ कॉमर्स का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसी बीच आर्यमन ने अपने साथी की ओर देखा और कहा, माकुल, तुम जाओ और सूरज को खत्म करो, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। आर्यमन की बात सुनकर माकुल ने हल्का सा होंठ सिकोड़ते हुए झुंझलाहट दिखाई, लेकिन फिर भी सिर हिलाकर बोला, ठीक है, काम तुमने लिया है और मुनाफे का आधा हिस्सा मुझे मिलने वाला है, तो मेहनत भी मुझे ही करनी पड़ेगी। इतना कहते ही उसने सूरज की ओर देखा और अपना शक्तिशाली ट्रू एसेंस बाहर छोड़ दिया। उसके आसपास खड़े देसाई फैमिली के डिसाइपल्स पूरी तरह तैयार नहीं थे। जिनकी कल्टिवेशन कम थी, वे सीधे उसी दबाव में आकर वहीं मर गए। देसाई फैमिली के लोग जब भी लड़ते थे, अपने ही लोगों को बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन माकुल के लिए ये सब लोग सिर्फ कीड़े मकोड़े थे। उनके जीने मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जब चाहे उन्हें मार सकता था। जमीन पर एक ही पल में दर्जनों लाशें गिर गईं। ये दृश्य इतना भयानक था कि बाकी लोग तुरंत पीछे हट गए ताकि वे उसकी ट्रू एनर्जी की चपेट में न आ जाएं। सूरज का चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन उसने खुद को रोका और तुरंत आसमान में उड़ गया ताकि लड़ाई हवा में हो और नीचे खड़े लोग सुरक्षित रहें। माकुल ने ऊपर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तो समझा था तुम जान बचाकर भाग जाओगे। वह भी तुरंत हवा में उठा और सूरज के सामने आकर बोला, मैं हथियार इस्तेमाल नहीं करता। पहले थोड़ा खेल लेते हैं। सूरज ने ठंडी आवाज में फुफकारते हुए अपनी तलवार घुमाई। एक भयानक स्वॉर्ड बीम सीधे माकुल की ओर गया। माकुल बिल्कुल शांत रहा। उसने मुट्ठी उठाई। उसके सामने की हवा मुड़ने लगी, जैसे टूटने वाली हो। फिर एक मुट्ठी के आकार का शैडो बना और सीधे उस स्वॉर्ड बीम से टकरा गया। धमाका हुआ। सूरज का अटैक तुरंत टूट गया, लेकिन माकुल का फिस्ट शैडो नहीं रुका। वो सीधा सूरज की ओर बढ़ा। सूरज का चेहरा गंभीर हो गया। उसने जल्दी जल्दी कई वार करके उस शैडो को तोड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे खत्म किया, माकुल उसके सामने पहुंच चुका था। बिना तैयारी के सूरज ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन माकुल के पल्म स्ट्राइक से वह 1000 मीटर दूर जाकर गिरा और उसके मुंह से खून निकल आया। ये देखकर शरद भड़क उठा। उसने वीर पर हमला तेज कर दिया और गरजते हुए बोला, तुम गद्दार हो, रास्ते से हट जाओ। लेकिन वीर बिना डरे उससे भिड़ गया। लड़ते लड़ते अचानक वीर को महसूस हुआ कि शरद की ताकत पहले से ज्यादा हो गई है। वो मन ही मन चौंका। उसे याद था कि शरद 100 साल से मिड स्टेज वॉइड रेल्म में अटका हुआ था, फिर अचानक ये बढ़ोतरी कैसे? उसकी एक पल की लापरवाही का फायदा उठाकर शरद ने उसे पीछे धकेल दिया। शरद ने उसका पीछा नहीं किया और तुरंत मुड़कर माकुल की ओर बढ़ा ताकि सूरज की मदद कर सके। तभी आर्यमन, जो अब तक शांत था, मुस्कुराया और बोला, अब मेरी बारी है। वह तेजी से ऊपर उठा और शरद को रोकने के लिए आगे बढ़ा। शरद का चेहरा गंभीर हो गया। अब सामने 3 मिड स्टेज वॉइड रेल्म एक्सपर्ट्स थे। वह और सूरज मिलकर भी उनसे नहीं निपट सकते थे। लेकिन तभी अचानक एक काले रंग की भयानक डेमोनिक एनर्जी का गोला साइड से उड़ता हुआ आया। वह सिर्फ 1 मीटर का था, लेकिन उसकी एनर्जी पूरे मैदान में मौजूद किसी भी व्यक्ति से ज्यादा खतरनाक थी। सब लोग चौंक गए। किसी को समझ नहीं आया कि यह किसने छोड़ा और यह किसकी मदद कर रहा है। आर्यमन भी सावधान हो गया। उसने अपनी गति धीमी की ताकि वह उस एनर्जी से टकराए नहीं। लेकिन अचानक वह काला गोला मुड़ा और सीधा आर्यमन की तरफ बढ़ा। ये क्या है? आर्यमान घबरा गया और तुरंत अपना हथियार घुमाया। उसने पूरी ताकत से हमला किया। उसकी तलवार के 5 रून्स सक्रिय हो गए। एक बेहद पतली लेकिन विशाल ब्लेड लाइट निकली, जैसे हवा को भी काट सकती हो। उसके ऊपर ब्लेड इंटेंट का फैंटम भी उभर आया, जो 8वें स्तर तक पहुंचा हुआ था। ये हमला इतना तेज और खतरनाक था कि लगता था वॉइड भी कट जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह काली डेमोनिक एनर्जी भागी नहीं, बल्कि सीधे उस ब्लेड में घुस गई। जैसे ही ब्लेड उसे काटने वाली थी, अचानक उस काले गोले के बीच में एक दरार खुल गई और वह 2 हिस्सों में बंट गया। बीच में कुछ था, जैसे कोई असली एंटिटी, लेकिन कोई साफ देख नहीं पाया। ब्लेड उस दरार के बीच से निकल गया और डेमोनिक एनर्जी को छू भी नहीं पाया। ये देखकर सब लोग दंग रह गए। यह कोई साधारण डॉज नहीं था, ये पूरी तरह कंट्रोल्ड मूवमेंट था।
अगले ही पल वह डेमोनिक एनर्जी फिर से जुड़ गई और सीधे आर्यमान की ओर बढ़ी। आर्यमन के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। वह जल्दी जल्दी तलवार घुमाने लगा, लेकिन दूरी बहुत कम थी। वह अपना पूरा अटैक तैयार ही नहीं कर पाया। उसने जैसे ही तलवार उठाई, डेमोनिक एनर्जी उस पर आ टकराई। मियाओ, एक डरावनी आवाज गूंजी, जैसे कोई दानव चिल्ला रहा हो। धमाका हुआ। आर्यमन की तलवार पर जमा सारा ट्रू एसेंस तुरंत खत्म हो गया। झटके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसकी पकड़ छूट गई और तलवार हाथ से उड़ गई। एक मिड स्टेज वॉइड रेल्म एक्सपर्ट का हथियार हाथ से छूट जाना सबको स्तब्ध कर गया। आर्यमन की आंखें डर से फैल गईं। उसने चिल्लाकर कहा, रुको, लेकिन डेमोनिक एनर्जी रुकी नहीं। वह सीधे उसके शरीर से टकराए। काली डेमोनिक एनर्जी सीधे आर्यमान से टकराई। सबको लगा कि अब एक भयानक धमाका होगा और आर्यमान का शरीर चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। वह डेमोनिक एनर्जी फैल गई और आर्यमान को पूरी तरह अपने अंदर समेट लिया। एक पल के लिए वह काले धुएं में गायब हो गया। लेकिन इससे पहले कि कोई समझ पाता, आर्यमान उस डेमोनिक एनर्जी के भीतर से तोप के गोले की तरह बाहर फेंका गया। आसमान में खून की एक लकीर फैल गई। जब सबने ध्यान से देखा तो आर्यमान का शरीर बिल्कुल ढीला पड़ा था। उसमें न कोई ट्रू एसेंस बचा था, न ही कोई जीवन का आभास। मर गया। ये सोचते ही पूरा मैदान सन्न रह गया। एक मिड स्टेज वॉइड रेल्म एक्सपर्ट इस तरह एक ही वार में खत्म हो गया। धमाका हुआ। आर्यमान का शरीर देसाई फैमिली के काउंसिल हॉल के सामने आकर गिरा। जमीन धंस गई और पूरा हॉल हिल उठा। जब लोग पास जाकर देखने लगे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। आर्यमान का सीना फटा हुआ था। अंदर के सभी अंग चकनाचूर हो चुके थे। शरीर पर गहरे पंजों के निशान थे, जिनमें अब भी काली, ठंडी डेमोनिक एनर्जी घूम रही थी। उसकी आंखों में मरने से पहले का डर साफ दिखाई दे रहा था। सभी ने एक साथ ठंडी सांस ली। एक मिड स्टेज वॉइड रेल्म कल्टिवेटर का इस तरह मर जाना किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब सबकी नजरें आसमान में तैरती उस काली एनर्जी पर टिक गईं। वह अब भी वहीं मंडरा रही थी, लेकिन उसके अंदर क्या है, यह कोई नहीं देख पा रहा था। बस इतना साफ था कि उसके भीतर कोई पंजों वाला प्राणी छिपा हुआ है। सबके मन में एक ही सवाल था, ये किसने किया, और यह किसकी मदद कर रहा है। सबसे पहले वीर को होश आया। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, माकुल, जल्दी सूरज को मारो। वह अब डर चुका था। उसे समझ आ गया था कि अकेले उस डेमोनिक एनर्जी का सामना करना मौत को बुलाना है। इसलिए वह चाहता था कि पहले सूरज और शरद को खत्म कर दिया जाए, फिर मिलकर उस शक्ति का सामना किया जाए। लेकिन उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक आसमान से एक चौंकाने वाली आवाज आई। अरे, यहाँ एक और है। सबने ऊपर देखा। एक और काला डेमोनिक एनर्जी का गोला अचानक प्रकट हुआ और सीधे माकुल की ओर बढ़ गया। आर्यमन की हालत देखकर माकुल के होश उड़ चुके थे। उसने तुरंत लड़ने का इरादा छोड़ दिया और भागने की कोशिश की। चेंबर ऑफ कॉमर्स का फायदा अब उसके लिए बेकार था। जान बचाना ज्यादा जरूरी था। लेकिन डेमोनिक एनर्जी उससे भी तेज थी। वह पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गई। रुको, रुको, माकुल डर के मारे चिल्लाया। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, कौन सा एक्सपर्ट है? कृपया इसे रोक दीजिए। मैं अब वीर की मदद नहीं करूंगा। उसकी आवाज में वह घमंड बिल्कुल नहीं था जो पहले था। वह पूरी तरह डर चुका था। पूरा मैदान स्तब्ध था। किसी ने कभी नहीं देखा था कि एक मिड स्टेज वॉइड रेल्म एक्सपर्ट इस तरह जान की भीख मांग रहा हो। लेकिन डेमोनिक एनर्जी नहीं रुकी। माकुल ने मजबूरी में अपना हथियार निकाला और आखिरी बार बचाव करने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने अभी ट्रू एसेंस इकट्ठा ही किया था कि डेमोनिक एनर्जी सीधे उस पर आ गिरी। इस बार वह उसे घेरने नहीं रुकी। सीधा वार किया। धमाका हुआ। खून चारों ओर फैल गया। उसी क्षण एक ठंडी चमक उभरी, जो बिल्ली के पंजे जैसी थी। वह माकुल को चीरते हुए एक पल में गायब हो गई। माकुल का शरीर कंट्रोल खो बैठा और पीछे उड़ गया। वह भी आर्यमन की तरह काउंसिल हॉल के सामने जाकर गिरा, पत्थरों को तोड़ते हुए दरार में फंस गया। जब लोग पास गए तो उनकी सांसें थम गईं। उसका सिर लगभग कट चुका था। सिर्फ रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ था। इतनी भयानक हालत में बचने का कोई सवाल ही नहीं था।
कितना क्रूर है, दोनों मिड स्टेज वॉइड रेल्म एक्सपर्ट्स ऐसे मारे गए। क्या ये कोई डेमन पाथ का एक्सपर्ट है? लेकिन हमने किसी को अटैक करते हुए नहीं देखा। एंसेस्टर सरद और पेट्रियार्क भी हैरान हैं, इसका मतलब यह उनकी तरफ से नहीं है। कोई हिडन मास्टर हमारी मदद कर रहा है। पूरा मैदान सवालों और हैरानी से भर गया। लेकिन एक बात साफ थी, अब स्थिति बदल चुकी थी। आर्यमन और माकुल दोनों मर चुके थे। शवाराज की ताकत खत्म हो चुकी थी। अब गुस्सा फूट पड़ा। शवाराज गद्दार है, उसे मारो। उसने फैमिली को बेच दिया। भीड़ ने उसे चारों ओर से घेर लिया। जो पहले उसका समर्थन कर रहे थे, वे भी अब उसे मारना चाहते थे। शवाराज के कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे भी डर गए थे। तभी अचानक घायल शवाराज ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और आसमान में उड़ गया। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने पर्पल मैंशन को ही फोड़ दिया। इससे उसे थोड़ी देर के लिए जबरदस्त शक्ति मिल गई, लेकिन उसकी कल्टिवेशन हमेशा के लिए खत्म हो गई। भीड़ ने चिल्लाया, उसे रोक लो, वह भाग रहा है। कई लोग उसके पीछे उड़ पड़े, लेकिन तभी अचानक एक लंबी स्वॉर्ड लाइट आसमान से नीचे उतरी। उसमें 9 जुड़े हुए सितारे चमक रहे थे। ये गंगा की टेक्निक थी। 9 स्टार्स अलाइनमेंट फैलकर शवाराज के सामने दीवार की तरह खड़ी हो गई। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। नहीं, शिवराज ने चीख लगाई, लेकिन अगले ही पल वो उस अटैक से टकराकर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। धमाका हुआ। शिवराज जमीन पर जोर से आकर गिरा। उसका शरीर लगभग टूट चुका था, खून से लथपथ, और उसकी सांसें भी मुश्किल से चल रही थीं। अगर अभी थोड़ी देर पहले गंगा ने अपनी ताकत रोकी न होती, तो वो उसी समय मर चुका होता। देसाई फैमिली के लोगों के दिलों में एक अजीब संतोष था। गद्दार को आखिरकार उसकी सजा मिल चुकी थी। लेकिन आसमान में खड़े वीर का चेहरा बेहद काला पड़ चुका था। उसने सरद और सूरज को घूरते हुए कहा, तुम लोग इतने निर्दयी हो गए हो। क्या हमें पूरी तरह खत्म करना चाहते हो? सरद की आंखों में ठंडी हत्या की चमक थी। वह पहले कभी फैमिली मैटर्स में दखल नहीं देता था, लेकिन आज जो कुछ हुआ, उसने उसकी सीमा पार कर दी थी। उसने सख्त आवाज में कहा, वीर, तुमने फैमिली से गद्दारी की है और अब भी सफाई दे रहे हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो आगे तुम और क्या क्या नुकसान करोगे, कोई नहीं जानता। इतना कहकर उसने हमला कर दिया। वीर का चेहरा सख्त हो गया। उसे पहले ही एहसास हो चुका था कि अब सरद उससे थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो गया है। अगर लड़ाई लंबी चली, तो हार तय थी। ऊपर से सूरज और वे 2 भयानक डेमोनिक एनर्जीज भी मौजूद थीं। इसलिए उसने बिना देर किए पलटकर भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि दोनों काली डेमोनिक एनर्जीज पहले ही उसके दोनों तरफ आकर खड़ी हो चुकी थीं। उसका रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। पीछे से सरद भी आ गया। अब वह 3 तरफ से घिर चुका था। वीर के चेहरे पर तनाव आ गया। उसे पता था कि उन 2 एनर्जीज से टकराना मौत को बुलाना है। अब उसके पास एक ही रास्ता था, सामने से सरद को तोड़कर निकलना। उसने पूरी ताकत लगाई। शैडो डांस स्वॉर्ड, उसकी तलवार हवा में नाचने लगी। काउंटलेस स्वॉर्ड लाइट्स निकलकर पंखे की तरह फैल गईं। 8वीं लेयर की स्वॉर्ड इंटेंट और डिवाइन पावर के साथ उसका अटैक बेहद खतरनाक हो गया। सरद ने भी वही टेक्निक इस्तेमाल की, लेकिन फर्क था। वीर के पास ब्लेड इंटेंट था, जबकि सरद ने 8फोल्ड माउंटेन इंटेंट का इस्तेमाल किया। आसमान में एक विशाल माउंटेन का आभास उभरा। उसका भारी दबाव स्वॉर्ड लाइट में समा गया। अब वही टेक्निक सरद के हाथों में कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी थी। धमाका हुआ। दोनों अटैक्स टकराए। सरद का वार आगे बढ़ा और वीर से टकरा गया। हालांकि उसकी ताकत काफी कम हो चुकी थी, फिर भी वीर पीछे उड़ गया। लेकिन पीछे जाते हुए वह सीधे उन 2 डेमोनिक एनर्जीज के बीच आ गया। बुरा हुआ। उसने तुरंत खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। दोनों काली एनर्जीज एक साथ उस पर टूट पड़ीं। धमाका हुआ। उसकी पीठ से खून फूट पड़ा। वह खून उगलता हुआ नीचे गिरने लगा। नीचे खड़े लोग तुरंत हट गए। वीर जमीन पर गिरा और एक गहरा गड्ढा बन गया। चारों तरफ दरारें फैल गईं। वह गड्ढे में पड़ा था, हिल नहीं रहा था, लेकिन अभी जिंदा था। उसकी ट्रू एसेंस की हल्की हलचल महसूस हो रही थी। उसकी हालत अर्यमान और माकुल जितनी भयानक नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि उन डेमोनिक एनर्जीज ने उसे जानबूझकर नहीं मारा।
बहुत ताकतवर। शरद और सूरज दोनों ने उन एनर्जीज को देखा और उनके दिल में डर और सम्मान दोनों पैदा हो गए। दोनों नीचे उतर आए। शरद ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर कहा, जिस महान एक्सपर्ट ने हमारी मदद की है, कृपया सामने आए, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। पूरा मैदान शांत हो गया। सब ऊपर देखने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी आसमान में तैर रही दोनों डेमोनिक एनर्जीज धीरे धीरे नीचे उतरने लगीं। सब लोग तुरंत रास्ता छोड़कर पीछे हट गए। जैसे ही वे जमीन पर पहुंची, उनकी काली ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगी। और फिर सबकी आंखें फटी रह गईं। उनके सामने दो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे खड़े थे, एक काला, एक सफेद। वे बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे। कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यही अभी अभी दो मिड स्टेज वॉइड रेल्म एक्सपर्ट्स को मारने वाली भयानक शक्ति थे। पूरा मैदान सन्न रह गया। दो बिल्ली, हर कोई स्तब्ध था। शरद और सूरज भी हैरान थे। शरद ने धीरे से कहा, क्या ये वॉइड रेल्म के डेमन बीस्ट्स हैं? सूरज ने सिर हिलाया, कुछ अजीब है। अगर ये डीमंस होते तो इनसे डेमोनिक एनर्जी निकलनी चाहिए थी, लेकिन जो हमने देखा वह कुछ और था। शरद ने सोचा, क्या कोई डेमोनिक कल्टिवेटर है जिसने खुद को बिल्ली में बदल लिया है? सूरज ने अनिश्चित होकर कहा, ऐसी टेक्निक भी होती है क्या? दोनों उलझन में थे। आखिरकार शरद आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर उन दोनों बिल्लियों से कहा, आप दोनों का धन्यवाद। कृपया अपना असली रूप दिखाएं, ताकि हम जान सके कि हमारे रक्षक कौन हैं। पूरा मैदान उनकी प्रतिक्रिया देखने लगा, लेकिन दोनों बिल्लियों ने उसकी ओर बस एक नज़र डाली और उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। वे शांति से चलते हुए आगे बढ़ने लगी। ये दृश्य बेहद अजीब था। शरद के चेहरे पर असहजता आ गई। मुझे इग्नोर कर दिया गया, वह बुदबुदाया और उन बिल्लियों को जाते हुए देखने लगा। ये समझ नहीं पा रहा था कि वे आखिर जा कहाँ रही हैं। काले और सफ़ेद बिल्ली के बच्चे धीरे धीरे चलते हुए आगे आए। जैसे ही वे भीड़ के बीच से गुजरे, देसाई फैमिली के सभी लोग तुरंत रास्ता छोड़ते चले गए। दोनों छोटे छोटे दिखने वाले जीव पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐसे चल रहे थे जैसे पूरा मैदान उन्हीं का हो। अंत में वे सीधे जाकर गंगा के सामने रुक गए। सब लोग हैरान होकर देख ही रहे थे कि अचानक दोनों बिल्लियां उछलीं और एक एक करके गंगा के कंधों पर चढ़ गईं। एक बाईं तरफ, दूसरी दाईं तरफ बैठ गई। फिर उन्होंने अपने सिर झुकाकर गंगा के गालों से रगड़ना शुरू कर दिया, जैसे कोई बच्चा अपने मालिक से शाबाशी मांग रहा हो। मियाओ मियाओ, उनकी मासूम सी आवाज़ सुनकर पूरा मैदान जैसे होश में आया। लेकिन अब जो दृश्य सामने था, उसने सबको और ज़्यादा स्तब्ध कर दिया। वही दो बिल्लियां, जो कुछ ही समय पहले भयानक दानवों की तरह दिख रही थीं और मिड स्टेज वॉइड रेल्म के एक्सपर्ट्स को पल भर में मार चुकी थीं, अब बिल्कुल आज्ञाकारी होकर गंगा के कंधों पर बैठी थीं। क्या ये दोनों बिल्लियां गंगा की पालतू थीं? भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गंगा खुद मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन रेल्म में है, और उसके पास ऐसे दो प्राणी हैं जो वॉइड रेल्म के एक्सपर्ट्स को मार सकते हैं। ये बात किसी के भी समझ से बाहर थी। शरद और सूरज ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर तुरंत गंगा के पास आए। शरद ने आश्चर्य से पूछा, गंगा, अभी आर्यमन और माकुल को तुमने मारा था? गंगा ने अपने कंधों पर बैठी बिल्लियों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने नहीं, इन्होंने मारा है। शरद एक के बाद एक सवाल दागने लगा, क्या ये तुम्हारे कंट्रैक्टेड डेमोनिक बीस्ट्स हैं? तुम सोल कंडेंसेशन में होकर इन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हो? और ये डेमोनिक एनर्जी क्यों छोड़ती हैं, सामान्य डेमन बीस्ट जैसी एनर्जी क्यों नहीं? गंगा ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये मेरे कंट्रैक्टेड बीस्ट्स नहीं हैं, नहीं मैंने इन्हें पाला है, मैं बस इनसे संवाद कर सकता हूँ। और ये डेमन बीस्ट्स नहीं हैं, बल्कि डेमन रेस की प्राणी हैं। डेमन रेस? शरद ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसे इस बारे में कुछ जानकारी थी। तुरंत ही देसाई फैमिली के सीनियर लोग आपस में धीमे स्वर में चर्चा करने लगे। गंगा के पास दो वॉइड रेल्म डीमंस हैं, और वो उनसे बात भी कर सकता है। अब उसे हराना तो शायद पीक वॉइड रेल्म एक्सपर्ट के लिए ही संभव होगा। बाकी लोगों को डेमन रेस के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन वे इतना समझ गए कि गंगा अब एक बेहद रहस्यमय और खतरनाक व्यक्ति बन चुका है। युवा पीढ़ी की आंखों में तो अब उसके लिए और भी ज़्यादा सम्मान था। उनके लिए गंगा अब किसी लेजेंड से कम नहीं था। शरद ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो तुम इतने ताकतवर हो,
फिर मुझे बाहर बुलाने की क्या ज़रूरत थी? तुम अकेले ही वीर, आर्यमन और माकुल को हरा सकते थे। गंगा ने गंभीर होकर कहा, यह आखिरकार देसाई फैमिली का अंदरूनी मामला है। मैं एक आउटसाइडर हूँ, इसलिए सीधे हस्तक्षेप करना ठीक नहीं था। मैं चाहता था कि यह मामला शांति से सुलझ जाए। शरद ने सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने खुद ही रास्ता बंद कर दिया। सूरज आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर गहरी कृतज्ञता थी। गंगा, इस बार तुमने हमारी पूरी देसाई फैमिली को बचा लिया। अगर तुम न होते तो आज हमारा सब कुछ खत्म हो जाता। यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। गंगा ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए कहा, अंकल, वनीता मेरी दोस्त है, उसकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। ये सुनते ही आसपास खड़े लोग फिर फुसफुसाने लगे, लगता है गंगा और विनीता के बीच कुछ खास है। इतनी दूर से सिर्फ मदद करने कोई नहीं आता। विनीता चुपचाप गंगा को देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में खुशी और एक अजीब सी धड़कन। गंगा ने दोनों बिल्लियों को अपने स्टोरेज रिंग में वापस रखा और सूरज से कहा, अंकल, अब सबसे जरूरी काम है क्लैन मीटिंग को पूरा करना। वीर और शिवराज को मैंने जानबूझकर नहीं मारा, उन्हें आपके हवाले कर दिया है। सूरज ने सम्मान से सिर झुकाया, धन्यवाद। जल्द ही वीर, शिवराज और उनके साथियों को घसीटकर सामने लाया गया। सब बुरी तरह घायल थे। शैलेश को भी लाया गया, लेकिन जैसे ही वह सामने आया, वह धड़ाम से घुटनों पर गिर गया और रोते हुए बोला, अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था, मुझे मत मारिए। उसकी हालत देखकर सूरज का चेहरा सख्त हो गया। तुम स्पिरिचुअल रेल्म में हो, फिर भी इतना गिर गए। हारने के बाद भी इंसान को डिग्निटी रखनी चाहिए। शैलेश ने तुरंत कहा, हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई। वह डर के मारे गंगा की ओर देखने लगा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, यंग मास्टर, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन गंगा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सूरज ने सबको देखा और अंत में निर्णय सुनाया, तुम लोगों ने पहले चेंबर ऑफ कॉमर्स को नुकसान पहुंचाया, मैं तब भी चुप रहा, लेकिन आज तुमने फैमिली के साथ गद्दारी की है, यह अपराध अक्षम्य है। आज मैं आदेश देता हूं कि तुम सबको मृत्युदंड दिया जाए। शिवराज हंसा, उसकी आंखों में हार का दर्द था, लेकिन घमंड अभी भी बाकी था। अगर गंगा न होता तो तुम कुछ नहीं कर पाते, तुम बस मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हो। उसने शैलेश की ओर देखा और तिरस्कार से कहा, दुर्भाग्य से मेरा बेटा निकम्मा निकला। शैलेश गुस्से में चिल्लाया, मैं निकम्मा हूं? अगर तुमने मुझे बहकाया न होता तो क्या मैं ये सब करता? चुप रहो। वीर ने गर्जकर उसे रोक दिया। फिर उसने शांत लेकिन भारी आवाज में सूरज से कहा, जीतने वाला राजा होता है और हारने वाला अपराधी। आज मैं हार गया हूं, इसलिए मरने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन फैमिली के साथ विश्वासघात और लाभ बांटने की योजना के बारे में मुझे पहले से जानकारी नहीं थी। मरने के बाद मुझे एंसेस्ट्रल हॉल में जगह दी जाए। उसकी आवाज में पहली बार एक बुजुर्ग की थकान और पछतावा झलक रहा था। सारे सीरीज़ के आज एपिसोड आएंगे, चारों सीरीज़ के, और बाकी सीरीज़ के भी आते रहेंगे एपिसोड। कभी ज़्यादा मिसिंग होता है, मैक्सिमम टाइम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और नई सीरीज़ भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नई सीरीज़ अभी नहीं आई है तो इसी हफ्ते में या फिर नेक्स्ट वीक तक जरूर दे दूँगा। और ये भी सारी सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ अपलोड करूँगा।